Assalamu alaikum everyone. So our goal today is to basically try to understand chapter 4 of linear algebra as fast as possible and in as quick and simple of a way as possible, and to try and basically simplify it to the level that the ideas presented in this chapter आप सबके minds के अंदर your minds will be able to grasp the idea really simply, really easily, so to say. So, without further ado, let's start. First of all, I want you all to forget about the fancy words, the axioms, वगैरह सब कुछ just भूल जाएं for a second. Don't worry, you will understand all of that eventually. Don't worry, आप सबका भाई समझा देगा, कोई मसला नहीं होगा. So, without further ado, let's start. So, first of all, आप सब axioms वगैरह सब कुछ हो रहे हैं. आप सबको पता है ना कि एक वेक्टर क्या होता है. एक वेक्टर जो होता है वो उसके बाद मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन होती है. आप सबको पता है वेक्टर क्या होता है ना. आप लोगों ने ये देखना है एक टप्पल क्या होता है. एक टप्पल ना बेसिकली एक इट इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स. You put a bunch of elements between these two brackets. जितने भी एलिमेंट्स हों, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 6 7 8 9, जितने भी हों, वो एक टप्पल के अंदर आप इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में आपने डाल दिए तो आपके पास एक टप्पल बन गया. And basically the tuple arrangement is what we use to represent vectors in this subject. जैसे अगर हम लिखें 1 2 3, मैं कह रहा हूँ ये एक वेक्टर है, ये इसका x कंपोनेंट है, ये इसका y कंपोनेंट है, ये इसका z कंपोनेंट है. क्योंकि आपको पता है कि जब आप एक वेक्टर बनाते हैं वो एक इस केस में वो एक 3D स्पेस में बनता है जिसमें 3 एक्सिस होते हैं. But it could also be like 1 2 and this could be x, this could be y, and you could only have two axes, x and y. Just to give you an idea of कि यहाँ पे हो रहा क्या है. It could be three dimensional, it could be two dimensional. It's this tuple thing, it is simply a way to represent vectors. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. अब हम आ जाते हैं कि ये जो आप देखते हैं इसमें कि ये आर एन क्या होता है. ये जो आर एन होता है ना, ये एक वेक्टर स्पेस होती है. वेक्टर स्पेस बेसिकली इट्स जस्ट लाइक it's a place you can say inside of which vectors exist, and it abides by certain rules. एक वेक्टर स्पेस जो होती है ये essentially इसके अंदर वेक्टर हैं, ठीक है. वेक्टर स्पेस इस के अंदर वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं. एंड बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये एक वेक्टर स्पेस है, इसके अंदर वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, दोज वेक्टर्स शुड बी अबाइडिंग बाय सर्टेन रूल्स. जैसे द एडिशन रूल्स, द मल्टीप्लिकेशन रूल्स. कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो जो भी वेक्टर्स इस आर एन के अंदर होते हैं, दे हैव टू फॉलो दोज रूल्स. बेसिकली आप एक बाउंड्री के अंदर हैं, आप कंटेन्ड हैं, एंड वाइल बीइंग इनसाइड दैट बाउंड्री, इनसाइड दैट कंटेनर, यू हैव टू अबाइड बाय सर्टेन रूल्स. तो बेसिकली आपके पास जैसे जैसे आर एन आप देखते हैं इसमें कि वो आपके पास आ जाता है इसके अंदर x1 x2 x3 वगैरह. वैसे ही एज एन इंस्टेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लाइक एसेंशली होता क्या है कि ये अगर जैसे डिफाइंड होता है कि जी ये एक चल रहा है सीक्वेंस, इसमें x रियल नंबर्स का है. वैसे एक एग्जांपल है कि इधर x रियल नंबर ऑल रियल नंबर्स है. दिस इज़ लाइक द वेक्टर जिसके अंदर वो 1 2 3 लाइक डिमेंशंस उसकी हैं. दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल ऑफ टू कन्वे टू यू पीपल कि व्हाट एग्जैक्टली दिस वेक्टर स्पेस इज़. ये करता क्या है, ये एग्जैक्टली रिप्रेजेंट क्या करता है, ये वैसे ही उसको बताने के लिए है. एक रीजन है, उसके अंदर वेक्टर्स आ जाते हैं, उन वेक्टर्स को सर्टेन रूल्स के को अबाइड करना होता है. और वो जो रूल्स होते हैं जिनको अबाइड करना होता है, अब हम आ जाते हैं उन पर. अब जो रूल्स होते हैं ना, जब वेक्टर्स इसके अंदर होते हैं, द रूल्स दैट दोज वेक्टर्स हैव टू अबाइड बाय, जिन रूल्स की मैं अभी बात कर रहा था, दोज रूल्स आर एक्चुअली व्हाट यू कॉल एक्सियम्स. जब आप कहते हैं ना कि ये एक्सियम है, आप एसेंशियली कह रहे होते हैं कि ये एक रूल है, ये एक कंडीशन है जो फॉलो होनी पड़ेगी. इट हैज़ टू बी फॉलोड, अदरवाइज दिस वेक्टर डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड दिस वेक्टर स्पेस. वेक्टर ये एक्सियम्स 10 होते हैं, ये बात आप सबको पता है.
लेकिन इनका एसेंशियल मतलब क्या होता है ये बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट एग्जाम, यू वी दोनों वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स का सम भी उसी स्पेस के अंदर होना चाहिए जिसके अंदर ये दोनों इंडिविजुअली हैं। नंबर टू, इफ़ यू ऐड टू वेक्टर्स u plus v, they should be equal even if you add them the other way around, v plus u. Third wala, if you do u plus v plus u, you did separately, then you add u, it should be the same as doing u plus v separately then adding w. uh, the fourth one, the zero vector condition, a zero vector should exist in zero vector होता है क्या है? Zero vector basically होता है कि वो जो आपका एक vector है उसके सारे elements zero हैं, every element of the vector is zero, उसको हम कहते हैं zero vector. जीरो वेक्टर कंडीशन क्या है कि द जीरो वेक्टर मस्ट एग्जिस्ट, प्लस जब आप जीरो वेक्टर को एक वेक्टर में ऐड करें, पहली बात जीरो प्लस यू शुड बी इक्वल टू यू प्लस जीरो एंड इट शुड मेक नो चेंज, एज यू कैन सी यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। फिफ्थ वाली कंडीशन पे आ जाए, u plus minus u should be the same as minus u plus u and it should equal 0 at the end. Number 6, if k is a scalar quantity, some constant आप कह लें, if u is a vector, then k, if we multiply this constant k by u, it should be inside the same space that u is inside. Seventh one, if k is if a constant k is multiplied by this with the sum of u and v, then it should be equal to the constant being multiplied by the individual vectors and then summed together. If you add two constants and multiply it with a vector, it should be the same as that vector being multiplied by the constant separately and then being added together. If you multiply a constant by a vector that has been multiplied by a constant already, it should be the same as the two constants multiplied and the vector being multiplied separately. Lastly, the identity ke 1 times the vector should equal the vector. These are the set of 10 rules. This is the set of 10 rules that need to be followed in if you want to ensure that the vector is part of that vector space. If even one of these rules is not followed, that means that that vector is not part of that vector space. It has failed the test. You can declare it not part of the vector space. इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके अंदर बेसिकली the question basically said that we have to determine whether each set is with the given operations in a vector space for those that are not vector spaces. Basically, we need to determine whether they're vector spaces or not for the given condition जो questions हमें दिए हुए थे. In this question 5, it said the set of all pairs of real numbers of the form xy where x is greater than or equal to 0 with the standard condition on R square. Basically, all vectors needed to be in the form x, y, meaning like vectors like 1, 2, 2, 3, 5, 4, all of these vectors were valid because they were all in the form x, y. वही ना कि like you substitute a value for x, you substitute a value for y, it should be in this form. That was the basic concept. Like it should be in that exact form. If it is in any other form but xy, that means कि it's not part of that particular vector space. For example, like अगर मैं कोई ऐसी x y z वाली form में कुछ लिख दूँ तो that won't work. Why? Because I've added another variable. That means it's not part of the space. I've not introduced a new vector that is in the same format of x and y only. So that was the basic thing. उसके ऊपर ये चीज़ थी कि the value of x needs to be greater than equal to 0 at all times. The x value in this vector cannot be less than 0. -1 होगी तो टेस्ट फेल्ड, माइनस में नहीं हो सकती, इट हैज़ टू बी पॉजिटिव और ज़ीरो। ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में मेंशन थी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने बेसिकली 3 वेक्टर्स वैसे ही एक आर्बिट्रेरी से वेक्टर्स बना दिए u, उसको मैंने वैल्यूज़ दे दी x1 y1 v x2 y2 और w x3 y3, जेनेरिक, कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ नहीं।
पहला एग्जाम मैंने देखा कि u प्लस वी मैंने करके देखा, u और v को आप ऐड करें x1 प्लस x2 कॉमा y कॉम्पोनेंट्स को ऐड करें y1 प्लस y2. Since the result, now if you add x1 and x2 and if you add y1 and y2, दरमियान में कॉमा है, you still get the answer in the form of xy, which means the condition still holds. तो ये axiom valid है. We go to number 2. You add these two vectors, u plus v, right? You get x1 plus x2 comma y1 y1 plus y2. Now if you flip that, you make it x2 plus x1 comma y2 plus y1. It equals you doing, instead of u plus v, आप कर रहे हो v plus u. But it's the same thing क्योंकि we all know x1 plus x2 is the same as x2 plus x1, y2 plus y1 is the same as y1 plus y2, so the axiom holds. Number 3, u plus v plus w equals u plus v plus w. Like वही वाला ना कि जी you add u plus v separately, then you add w to it. Is it equal to you adding v plus w separately and then adding u to it? It is, it holds. Fourth, the zero vector condition, 0 comma 0, it's still in the form xy, which means the 0, and it satisfies the condition x is greater than equal to 0. Minimum x can be 0, x can be equal to 0. Here x is equal to 0, that is acceptable क्योंकि that's the condition, x can be equal to 0 or greater than 0, it just can't be less than 0. So the zero vector does exist. इसके अंदर दूसरी चीज़ क्या करनी होती है, and it's in the correct form. दूसरी चीज़ क्या करनी होती है, we need to check if we add the zero vector to a vector, will it result in the same answer? It does, so this vector also holds. इसी तरह रिज्यूम के हमने सारे बारी बारी चेक कर रहे हैं. बेसिकली जो हमारे सारे हैं ये axioms, we checked them all until we get the 10th one, until we get this one. C is a scalar, okay? हमारा एक axiom था कि cu, we multiply the constant with the vector. So c times x1 comma y1, we assume that the value of c is -1. So -1 times x1 comma y1 equals, obviously you multiply it, so it's minus x1 comma minus y1. But remember our condition कि x cannot be less than cannot be less than 0, it has to be greater than equal to 0. Since this has become -1, since this has become minus x1, that means the condition has failed, because it's possible that x was 3, and if it becomes minus x1, that means it became -3. So the condition has failed, which means that this is not part of the vector space. Actually, this was not the only axiom that failed here. There was also another axiom, like there was also another axiom that failed here. That axiom was basically that if you add the additive inverse axiom, if you add u to minus u, you are supposed to get 0, right? So if you add, now you would be thinking you do get that, लेकिन keep in mind कि अगर मैं कहूँ कि u 1 और 1 है plus minus u means the negative of u, तो ये -1 होगा, that may equal 0. But remember, here the x value is less than 0, the x value has to be greater than equal to 0. हमारे पास ये condition थी, so invalid. Again, that's another axiom failed. So two axioms have failed, and we have concluded that uh, this uh, this vector, this essentially this set is not part of the vector space. That is how you do it. You simply take the axioms, you test them on the given space. If they hold, all good. If even one of them does not hold, it has failed the test and it is not part of the vector space. Hope that that clears up some confusion on the first part of chapter 4, 4.1. And I will see you all in the subspace video.